नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन कुमार आज आप सबके सामने लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की यदि हम बात करें, होती क्या है, क्या चीज़ें हैं, उन पे हम सारी बातें करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी के प्री के अंदर हमें इंडियन पॉलिटी देखने को मिलती है। आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, सीजीएल, सीपीओ, इसके अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ भी मान लो आप टीचर के लिए आपको जरूरत है कि पॉलिटिकल साइंस हमें चाहिए, पीजीडी दे रहे हो तो वहाँ भी आपको मिलेगा ये। इसके अलावा आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है। तो हम इसको बिल्कुल A to Z हर एक एग्जाम के लिए ये यूजफुल रहेगा, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बस बड़े अच्छे तरीके से आपको देखना है, पढ़ना है, एक एक चीज बारीकी से देखनी है, क्योंकि हर चीज इसके अंदर मैंने कवर की है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी होती क्या है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब भारत में राज करने की जो भी व्यवस्था है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडियन पॉलिटी। अब भारत में राज करने की व्यवस्था है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंदर हमें वो सारी चीजें देखने को मिलती है जिससे हमारा क्या चलता है, भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही बात की है कि इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, किसी भी देश में राज करने की जो व्यवस्था है वही क्या होती है, राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम इंडिया भी पढ़ने हैं, तो इंडिया में क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो दोस्तों, जैसे ही आप भारत के संविधान का चैप्टर खोलोगे कोई भी बुक में, तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक नजर आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि जो ये संविधान है किसी भी देश का, ये इसकी जर्नी क्या रही, किस तरीके से ये बना है। तो यही चीज हम डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे भी आपके काफी अच्छे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। एक एक चीज बारीकी से क्लियर कर रहा हूँ, बस देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है जितना भी आपके सामने आ रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें दो चीज देखने को मिलती है। पहला कंपनी रूल, कंपनी का शासन जो चलता है आपका 1773 से लेके 1857, जब तक भारत के अंदर 1857 की क्रांति होती है उस टाइम। दूसरा आता है हमारे पास क्राउन रूल, जिसको हम बोलते हैं क्राउन के अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन या फिर क्राउन के अधीन जितना भी शासन चलता है 1858 से लेके जब तक हम आजाद होंगे तब तक जो शासन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, क्राउन रूल। तो हमें दो फेज इसके पढ़ने हैं, फेज नंबर 1 कंपनी रूल, फेज 2 जो आपका रहेगा क्राउन रूल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि पॉलिटी की हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, या जिस दिन वो स्टार्ट हुई थी उसी दिन से भारत के अंदर इसका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी आने के बाद। तो वही बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के लाता हूँ, और बिल्कुल जीरो से ही देखते रहिएगा और बहुत अच्छे चीजें क्लियर होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1599, ये डेट है माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, एक जॉन मिल्डेना हॉल, ये सड़क के रास्ते से या फिर स्थल भाग से आने वाला फर्स्ट अंग्रेज था, जो किसके एम्पायर में आया था या किसके साम्राज्य में आया था, तो मुगल साम्राज्य। क्योंकि इस टाइम पे जो भारत पे राज कर रहे थे वो कौन थे, मुगल। और मुगल के ही जो यहाँ पे राज कर रहा था उसका नाम था, शासक था अकबर। तो देखो 1599 के अंदर अंग्रेज आता किसमें, मुगल एम्पायर भारत में होता है, अकबर यहाँ पे शासन कर रहा होता है। तो उसके दरबार में आता है, देखता चीजें बहुत अच्छे से, और ये इनका स्वागत भी करते हैं। तो इस चीज से वो देखता है कि हाँ यहाँ ट्रेड के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां से पहले पुर्तगाल से देखी उन्होंने चीजें की, पहला पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, और उसने जाके वहां पे जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो जबरदस्त मुनाफा उसने कमाया। तो इसीलिए लोग आना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने आए उस टाइम पे किसका शासन था, मुगल एम्पायर। ठीक है, और उसमें शासक कौन था, तो आप कहोगे अकबर शासन कर रहा था। जॉन मिल्डेना हॉल ने जाके ब्रिटेन में वापस इसने एक ग्रुप बनाया
ग्रुप का क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर। ये ग्रुप बनाया और ये ग्रुप किन लोगों का था? तो आप कहोगे ग्रुप था एक व्यापारियों का, या फिर आप कहोगे ट्रेडर्स का। और ये ग्रुप बना के ये जाता है किसके पास? तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन कौन थी उस टाइम पे? तो एलिजाबेथ टेलर सेकंड। तो इनके पास जाते हैं ये और कहते हैं कि हमें एशिया के अंदर मोनोपोली चाहिए। किस चीज के लिए? तो कहेंगे ट्रेड के लिए। और मेन चीज इनकी बात ये थी कि हमें भारत में व्यापार करना है, तो उसके लिए हमें एकाधिकार चाहिए, मोनोपोली चाहिए। एकाधिकार का मतलब हम जाने के बाद यहाँ से कोई अदर ग्रुप वहां जाके किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ के पास गए तो 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर निकला और उस चार्टर पे साइन हुए और उसी चार्टर पे साइन होते ही क्या बन गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भागीदार कितने थे? तो आप कहोगे 217। और इसके बनाने में पैसा कितना लगा? तो वो लगा 30,133 पौंड। पौंड वहां की करेंसी है, तो 30,133 पौंड इस पे पैसा लगा। तो जैसे ये बनी, बनने के साथ इनको कितने साल के लिए एकाधिकार मिला, मोनोपोली मिली? तो 15 साल के लिए इनको ट्रेड का या फिर व्यापार के लिए इनको एकाधिकार दिया गया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 15 साल था। किस तरीके से चीजें बढ़ी हैं हम बात करेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। पहला कौन आया? उसने जाके मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के जाते हैं एलिजाबेथ टेलर सेकंड के पास। उन्होंने वहां की पार्लियामेंट के अंदर चार्टर लाए, चार्टर में साइन किया और क्या बना दिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एकाधिकार दे दिया गया। कहाँ? 15 साल का कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। 217 भागीदार थे, 30,133 पौंड इस पे पैसा लगा और 15 साल के लिए इनको भारत में भेज दिया गया। अब माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है। हम पढ़ते तो हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। वो सारी हिस्ट्री आज आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ये ब्रिटेन से कंपनी बन के निकली तो वहीं से बात आती है कि इनको इनके प्रशासन के लिए, मतलब इनके लिए कुछ तो रूल तो होगा, ये काम कर रहे हैं, तो उस रूल के लिए एक या फिर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया? एक काउंसिल बनी। कहां पे बनी है? ये काउंसिल बनती है ब्रिटेन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो एक काउंसिल बनाई किस लिए? ताकि इनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका प्रशासन है, किस तरीके से काम करेंगे, वो सारी चीजें उनकी देखरेख करना इनका काम था। कौन कौन था इसके अंदर? तो एक तो था गवर्नर, एक था डिप्टी गवर्नर और 24 अदर मेंबर इसके अंदर थे। तो यही आगे चल के या फिर इन्हीं को नाम दिया गया गवर्नर एंड हिज काउंसिल, मतलब गवर्नर और उनकी परिषद। ये कहां पे बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं ब्रिटेन में। और यही आगे चल के क्या बनी? आपकी कोर्ट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आगे चल के इसी का नाम चेंज किया गया और बनाई गई कोर्ट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। किस तरीके से चीजें चल रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने एक चीज की। अब यहाँ पे कंपनी बन चुकी है अपनी। अब किस तरीके से आगे व्यापार करेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी उनकी हम बात करेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए और फिर हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करेंगे हम आगे की। इसे नोट कीजिए एक बार फटाफट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमने बात की किस तरीके से कंपनी बनी, किस तरीके से काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 1605 में इंडिया के अंदर जो अकबर होता है उसकी डेथ हो जाती है और उससे नेक्स्ट जो मुगल साम्राज्य का जो अधिकारी या उत्तराधिकारी बना उसका नाम था जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक ये रहा। इसी टाइम पे 1608 में एक दोबारा से अंग्रेज आता है और ये अंग्रेज आता है जी स्थल भाग से पहले वाला आया था। ये कहां से आता है? ये सी रूट से आता है। पहला सी रूट से आने वाला यदि अंग्रेज पूछा जाए आपसे तो कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग। ये क्या करने के लिए आता है 1608 में? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 1608 में आता है यहाँ पे परमिशन लेने की। हमें एक फैक्ट्री लगानी है और उसके लिए हम परमिशन लेने के लिए आपके पास आए। तो ये फैक्ट्री की परमिशन लेने आया था कि जो हम कंपनी लेके आ रहे हैं क्या हम व्यापार कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए किसके दरबार में आया था? तो ये आया था जी जहांगीर के दरबार में। जहांगीर से इसने मदद ली और इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये आना स्टार्ट हुए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी तो बन गई थी 1600 में और 1608 में भारत में आई है, तो पहले कहां थी ये? तो
तो जैसे ही कंपनी बढ़ी तो सबसे पहली बार जो गई थी, ये गई थी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये कंपनी सबसे पहली बार जाके व्यापार करती है। तो आपसे यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले बताओ जो ईस्ट इंडिया कंपनियां कहाँ गई थी, तो वो गई थी इंडोनेशिया, और उसके बाद भारत में आती है 1608 में। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी ये क्या है, कि जैसे ही 1608 में आता है तो इनको परमिशन मिल जाती है, तो ये यहाँ के अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। जैसे ही 1615 ईस्वी होती है, तो आप देखो ये चार्टर जो इनका साइन हुआ था वो हुआ था 1600 में, और हमने बात की थी ये हुआ था सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए व्यापार के। तो नेक्स्ट अगला ही चार्टर आता है 1615 का, और लेके कौन आते हैं, तो सर थॉमस रॉय ये चार्टर लेके आते हैं। और इस चार्टर में क्या कहा गया, इस चार्टर में इनको एकाधिकार दे दिया गया आजीवन काल के लिए, मतलब ये जब तक इनका मन करे ये भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन पहले सिर्फ था ये कितने 15 साल के लिए। तो जैसे ये चार्टर आता है, इस चार्टर में क्या कर दिया गया कि आप यहाँ पे परमानेंट व्यापार कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिनकी अंग्रेजों की। सबसे पहले देखें हम मद्रास, दूसरी है बॉम्बे और तीसरी है कलकत्ता। तो 3 यहाँ पे इनकी 3 बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिनसे ये सारा का सारा काम करते थे। और यहीं पे एक गवर्नर एंड हिज काउंसिल, तो गवर्नर और उसकी परिषद, एक तो काम हुई थी ब्रिटेन में और दूसरी कहाँ आई, इंडिया के अंदर। तो ये एक यहाँ पे भी आई ताकि यहाँ पे रह के भी इन पे ध्यान रखा जाए और वहां से भी इन पे ध्यान रखा जाए। तो ये चीज बनी थी, और ये इंडिया में थी और कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास एक्ट आता है 1726 का, एक चार्टर आता है, एक्ट आता है। इसमें क्या कहा गया कि जो 3 प्रेसिडेंसी है, पहले क्या था कि लोग नहीं बना सकते थे, अलग अलग थी चीजें, फिर इनको इसमें कह दिया गया कि आप तीनों प्रेसिडेंसी पे गवर्नर एंड हिज काउंसिल कोई भी रूल या कानून बना सकती है। तो ये कब हुआ, तो ये हुआ 1726 के अंदर। धीरे धीरे चीजें देखो पावर बढ़ती जा रही है इनकी, पहले सिर्फ ये देख रेख करने के लिए आए थे ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, अब इनको थोड़ी सी पावर और दे दी गई। क्या दी कि आप यहाँ पे रूल भी बना सकते हो। धीरे धीरे देखो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 1707 की यदि हम बात करें तो आपको एक बात पता है, 1700 के अंदर, 1707 तो हटा दें यहाँ से, 1700 मानो आप, या 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है औरंगजेब का ही एक गवर्नर बना के, या फिर वहां का एक रूलर था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान, इसको वहां की सारी देखरेख संभाला रखी थी। लेकिन जैसे ही डेथ होती है औरंगजेब की, तो ये वहां का एक स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर देता है और कहता है इसका राजा मैं हूं। तो ये वहां का मेन हेड बन जाता है, और यही चीज है जो स्टार्ट होती है कहानी बंगाल से। बंगाल उस टाइम का सबसे समृद्ध और पैसे वाला एक राज्य हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं थोड़े से, और 20 जून 1756, ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, और इस पे क्वेश्चन भी बनता है। 20 जून 1756 क्या हुआ था इस दिन, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी। जानते हो आप ये क्या है, ये कहाँ हुई थी, किला था कौन सा, विलियम फोर्ट, कहाँ पे, कलकत्ता में। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, तो 146 अंग्रेजों को इसमें रोका गया था, और तूड़ी की तरह, जैसे कहते हैं ना तूड़ी भरते हैं दाब दाब के, ऐसे भरे गए लोग। और अगले दिन देखा गया तो 123 मर चुके थे, और उनमें से कितने बचे थे, सिर्फ 23 जिंदे बचे, 123 उनमें से मारे जा चुके थे। तो ये क्या है, काल कोठरी की घटना है जो हुई थी कब, 20 जून 1756 को। और इसी को देखते हुए बंगाल का फर्स्ट गवर्नर भेजा गया, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर जो आया है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्यों भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इन्हीं को देखते हुए इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या भेजा, एक गवर्नर को नियुक्त किया गया, और जिस गवर्नर का क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब घटनाएं देखो क्या क्या होंगी। 1757 में युद्ध होता है, या फिर आप कह सकते हो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध होता है। इसमें कौन जीतता है, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। दूसरा युद्ध होता है 1765, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसमें भी कौन जीतता है, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। तो दोस्तों देखो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीतता जाता है, और यहाँ पे जैसे ये जीतता है, इसके बाद यहाँ पे ये क्या कर देता है,
द्वैध शासन या फिर द्वैध टैक्स प्रणाली लागू कर देता है कहां पे, बंगाल के अंदर। तो ये इसने सबसे बुरा काम जो किया इसने अपने टाइम का, वो यही था। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी टैक्स की। और टैक्स यहाँ पे दो हुआ करते थे, एक तो देना था लोकल रूलर को, दूसरा किसको देना है, इनको। तो दो टैक्स इसने यहाँ पे लागू कर दिए। और इसी टाइम को कहा गया लूट ऑफ भारत, भारत की लूट कहा गया इसी टाइम को। किसके टाइम को, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। अब क्या होता है, जैसे ये बात जाती है ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश के पास जहां पे संसद है उसमें, तो रॉबर्ट क्लाइव को वहां बुलाया जाता है और इसको जलील किया जाता है। तो इसको जलील करने के कारण इस भाई साहब ने खुद आत्महत्या कर ली थी। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा गवर्नर बताइए बंगाल का जिसने आत्महत्या की। तो आत्महत्या करने वाला ही कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम किए जिससे भारत को लूटा जा सके, सिर्फ ऐसे काम का है। और इसीलिए इसको बुलाया गया था और इससे पूछी गई कि ये चीजें आपने क्यों की, लेकिन इसको जलील किया गया। तो उसी कारण ये चीज ना बर्दाश्त करने के कारण इसने अपने आप को फांसी लगा ली और ये मर गया। तो आत्महत्या करने वाला पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे ही यहाँ पे जो आते हैं जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के सेकंड गवर्नर आते हैं जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। लिखते हैं इसको, लॉर्ड वॉरेन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के आते ही, और कब आए थे ये, तो ये आए थे 1772 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1772 में कौन आए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसने आते ही क्या किया, खत्म किया किसको, डीआर, जो द्वैध शासन प्रणाली, जो टैक्स लेने की जो द्वैध प्रणाली थी उसको खत्म किया। दूसरा इसने आते ही एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, भारतीय संविधान की। यहीं से चीजें स्टार्ट होगी अब। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होगी बात कि किस तरीके से हमने कंपनी बनी तब से स्टार्ट करके और हम आज तक पहुंचे हैं चीजों को लेके। कब तक पहुंच गए हम, 1772 तक, 1772 तक। तो दोस्तों यहीं से अब स्टार्ट हो जाएगा क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। अभी तक सिर्फ आपने एक बात पढ़ी है कि इसकी हिस्ट्री किस तरीके से थी, तो हमने एक बात की है सारी की सारी। तो पहला ये पॉइंट आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में किधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब कहोगे कि ये चीजें तो हमें देखने को ही नहीं मिलती सर, तो ये देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, लास्ट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर ही आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये पहले ही मैंने पीछे की चीजें आपको कनेक्ट कर दी हैं। अब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ते जाएंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और आगे अपना आएगा कौन सा एक्ट, तो एक्ट आता है हमारा 1773 का फर्स्ट एक्ट। उसमें क्या क्या चीजें हैं सारी हम बात करेंगे। एक बार जो रहता है वो नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने सिर्फ क्या किया, हिस्ट्री। तो अभी तक बस इसमें से एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अभी तक कंपनी को जो चलाने वाले थे कौन थे, इनके प्रोप्राइटर, जो इनके मालिक थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब से ये कंपनी के मालिक नहीं चलाएंगे, कौन चलाएगा, तो अब चलाएंगे ब्रिटिश क्राउन की तरफ से अलग अलग तरीके के। जैसे अब एक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे 1773 का एक्ट आएगा, है ना, ये अलग अलग जो एक्ट यहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन एक्ट के अकॉर्डिंग ही अब कौन काम करेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। तो पहले करती थी अपने हिसाब से काम, लेकिन अब के बाद क्या हो गया कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से या संसद की तरफ से अलग अलग एक्ट बन के आएंगे और उन एक्टों के अकॉर्डिंग ही इनको क्या करना पड़ेगा, भारत में व्यापार करना पड़ेगा। तो बस अभी तक हमने सिर्फ एक ही बात देखी है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ चीजों का। और अब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो ये एक्ट आने से होंगे वो वाले सारे के सारे। तो इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बनते हैं जो आपने बात की है। बस दोस्तों आप इसको चीजों को अच्छे से नोट करते जाना, देखते जाओ किस किस तरीके से चीजें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली बात समझ आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही जल्द और स्टार्ट करेंगे हमारे जितने भी एक्ट्स हैं। अभी तक हमने सिर्फ हिस्ट्री देखी है कि किस तरीके से यहाँ तक हम पहुंचे हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।